स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से। हम लोगों ने अपने पिछले 2 वीडियोस में जो भी चीज़ें देखी थी उससे आगे हम लोग चलेंगे। पेज नंबर 5 के आखिरी के 2 पैराग्राफ्स को और 6 के पहले पैराग्राफ को देखेंगे हम लोग। 6 में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डील करेंगे पेज नंबर 5 के आखिरी 2 पैराग्राफ्स को। तो वहाँ चलिए क्या है वहाँ पे, इस बात को देखते हैं। तो वहाँ पे था मिशन रेवोल्यूशनरीज का। मैंने आपको बताया था रेवोल्यूशनरीज कहते हैं क्रांतिकारियों को। क्रांतिकारी, देखिए क्रांतिकारी का अर्थ होता है वैसे लोग जो नई विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। अभी तक आपने सुना होगा रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि लोग नई चीजें चाह रहे थे, यानी कि जो उनका फ्रीडम जो उनसे छीना गया था लंबे समय तक, जो उन जस्टिस से वो काफी दूर रहे थे लंबे समय तक, तो इन सारे चीजों का सॉल्यूशन था रिवॉल्यूशन। लेकिन अगर रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है, व्यवस्थित तौर पे नहीं होता है, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो यहीं पे रेवोल्यूशनरियों ने क्या किया, उस सारे के सारे रेवोल्यूशन को उन्होंने व्यवस्थित किया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इसे व्यवस्थित किया। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने जो भी बातें की थी उन्होंने मेजर्स और मेथड्स दिए थे ताकि नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि उनका क्या लक्ष्य था। देखिए बच्चों, उनका उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन। तो देखिए टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, यानी ये जो डेस्पोटिज्म जिसका मतलब होता है निरंकुशवाद, निरंकुश का मतलब होता है इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं। आपने पढ़ा होगा, आप याद करिए, एब्सोल्यूटिस्ट एक वर्ड सबसे पहली बार ही हमने देखा था, एब्सोल्यूटिस्ट, तो जिसका मतलब भी डेस्पोटिज्म ही होता है। और ये जो एब्सोल्यूटिज्म है इससे पूरे यूरोप के लोगों को आजाद कराना उनका लक्ष्य था और यही उनका उद्देश्य था। तो ये पहला पॉइंट देखिए वहां से क्लियर हो जाता है। तो इसे करने के लिए क्या किया इन्होंने, तो देखिए उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए जैकोबिन क्लब्स को सेटअप करने लगे। जैकोबिन क्लब क्लास 9th में बच्चों इसके बारे में इलैबोरेटेड डिस्कशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। जब हम क्लास 9th के वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो जैकोबिन क्लब, इसे हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास के लोग, आपको देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है स्टूडेंट्स और जो मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास। देखिए आप इसे भूलिएगा नहीं, वो पढ़े लिखे थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, समझ आई बात, और स्टूडेंट्स थे। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य जो हुआ करते थे, मेंबर्स जो हुआ करते थे, वो स्टूडेंट्स होते थे और मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग। अब जब ये अपना अपना काम करने, जैकोबिन क्लब अपना अपना काम करने लगा अलग अलग तरीके से, तो वहां पर क्या हुआ, इनके जो क्रियाकलाप थे, इनके जो एक्टिविटीज थे और इनके जो कैंपेन्स चल रहे थे, प्रचार का जो चल रहा था उनका कार्यक्रम, इससे क्या हुआ, फ्रांस की जो आर्मी थी वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के कई हिस्सों तक इस मैसेज को लेकर के गए। यानी रिवॉल्यूशनरियों ने नेशन स्टेट्स के डेफिनेशन को, नेशन स्टेट जैकोबिन क्लब्स को क्या किया, पॉपुलर किया, जिससे कि फ्रेंच आर्मी इन देशों में जाकर के उस मैसेज को पहुंचाया। और इससे हुआ ये बच्चों कि देखिए फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म के आइडिया को अब्रोड पहुंचाने लगे। अब्रोड करने का मतलब फ्रांस से बाहर। तो चलिए यहाँ पर मिशन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इसका जो टॉपिक है ये है नेपोलियनिक कोड, जिसका दूसरा नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। 2 बातें यहाँ से आपको निकल कर आएंगी। पहली बात कि नेपोलियनिक कोड की शुरुआत की थी नेपोलियन ने। दूसरी बात, इसे 1804 से शुरू किया गया था। मतलब नेपोलियन ने इस समय तक एक संहिता बनाई, एक कानून का संग्रह बनाया, जिसे वो फ्रांस और जो अपने जीते हुए क्षेत्र तक उसने उसे फैलाया। तो चलिए हम देखते हैं वो क्या क्या नियमों के संग्रह थे। इसे 6 पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे दूसरी भाषा में क्या कहा गया।
दूसरी भाषा में से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी कहा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधार लाए ताकि सिस्टम को ज़्यादा रैशनल बनाया जा सके, यानी कि मीनिंगफुल बनाया जा सके, और दूसरा इफिशिएंट मतलब आसान बनाया जा सके। तो उसने क्या किया, इन दो कार्यों को आसान बनाने के लिए और तर्क संगत बनाने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे बदलाव लाए, जिनमें सबसे पहला बदलाव, पहले प्रिविलेजेस का दौर था। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, विशेषाधिकार को प्रिविलेज कहते हैं। ये विशेषाधिकार मिलता था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को। समझ आई बात? तो नेपोलियन ने इसे क्या किया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि अब जो नोबल का बच्चा नोबल होगा ये गलत हो गया, और क्लर्जी का बच्चा क्लर्जी होगा ये भी गलत। टैलेंट सब कुछ होगा वहां पर, ये एक बात यहाँ से निकल करके आई। आपके अंदर गुण होने चाहिए, आपका किसके बेटे हो इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, कानून जो है सबके प्रति समान होगा, ये दूसरी बात। तीसरी बात, नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी यानी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहां पर इसे आप जोड़ लेंगे, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति का अधिकार उसने क्या किया, सुरक्षित कर दिया सबके लिए। यानी कि जिसके पास जो भी चीजें हैं वो उसका है, उस पर वो उसका अधिकार जता सकता है। नंबर तीसरा, ये जो प्रशासनिक जो विभाजन होते थे, प्रशासनिक विभाजन जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, यानी कि कह सकते जो सबसे छोटा हुआ उससे बड़ा ऐसे करके, जैसे गांव हो गए, गांव के बाद नगर पंचायत हो गया, फिर आपका म्युनिसिपैलिटी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, इसे डिवीजन कहते हैं। तो ताकि प्रशासन करने का कार्य आसान, तो नेपोलियन ने उसे भी क्या किया, सिंप्लीफाई किया यानी आसान बनाया। आगे, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना या नष्ट करना। तो नष्ट क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को। फ्यूडल सिस्टम माने जमींदारी प्रथा। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रथा भारत में ही थी, ये प्रथा दुनिया के कोने कोने में थी। जहां जहां भी राजे महाराजे हुए वहां पर जमींदारी प्रथा रही, तो इसे भी नेपोलियन ने खत्म किया और किसानों को आजाद कर दिया। फ्रीड पीजेंट्स, पीजेंट्स माने किसान, आजाद किन चीजों से किया बच्चों, सर्फडम से और मैनोरियल ड्यूज से। मैनोरियल ड्यूज का मतलब होता है जो टैक्स वो देते थे, जैसे उनका एक टैक्स फिक्स होता था और उसे ही हम लोग मैनुअल ड्यूज जो बाकी बकाया के तौर पे भी उसको गिना जाता था, तो उससे उन्हें आज़ादी दे दी थी। सर्फडम, सर्फडम जैसे कि आपने देखा फ्यूडल सिस्टम ऐसा ही एक सिस्टम होता था सर्फडम। यहाँ पर जुड़े हुए लोग जो होते थे वो कहलाते थे सर्फ्स कहलाते थे। सर्फ भूदासों को कहते थे जो जमीन जिनका अपना नहीं होता था, वो ये जो राजे महाराजे होते थे उनके जमीन पर काम करते थे और उनके बदले उनको रेंट देते थे। समझ आई बात? तो चलिए एक बार फिर से हम इसे रिव्यू कर लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो नेपोलियन ने सिस्टम को ज्यादा रैशनल और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे बदलाव लाए। पहला बदलाव था विशेषाधिकारों को खत्म करना, दूसरा था कानून के प्रति सबको समान भावना पैदा करना सबके मन में, तीसरा था निजी संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित करना, चौथा जो था प्रशासनिक विभाजन को आसान बनाना, छठा जो पांचवा जो था वो जमींदारी प्रथा नष्ट करना, और छठा जो था भूदास प्रथा और जो उनका बाकी बकाया था उनसे उन्हें किसानों को मुक्ति देना। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाउन्स के बाद, लेकिन आप अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसे लिख लें, थोड़ा सा समय आप लें। तो चलते हैं हम लोग आगे टाउन्स की तरफ। देखिए बच्चों, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ये टॉपिक लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड का मतलब क्या होता है? गिल्ड का मतलब होता है एक ही कार्य को करने वाले लोगों के समूह को गिल्ड कहते हैं, और उनके ऊपर क्या थी, पहले पाबंदी थी। रेस्ट्रिक्शंस माने पाबंदी। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे गिल्ड्स को बनाने का, उसे क्या किया नेपोलियन ने, खत्म कर दिया। यानी कि अब शहर में लोग क्या कर सकते थे, गिल्ड बना सकते थे। अगर मान लीजिए कि वहां पर रहने वाले अगर बनिए थे तो सारे बनिया समूह के जो लोग थे वो क्या करेंगे, गिल्ड बनाएंगे और सारी चीजें वो फिक्स करेंगे ताकि बिजनेस क्या हो, अच्छे से चले। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि आप ऑटो से ट्रेवल कर रहे हो,
और आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है, एक ऑटो वाला आपसे 10 रुपये डिमांड करे, दूसरा ऑटो वाला 15 रुपये डिमांड करे, तीसरा ऑटो वाला 20 रुपये डिमांड करे, तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये गिल्ड जो होता है वो इन समस्याओं को दूर करता है। गिल्ड क्या करता है, तय करता है, सारे ऑटो वाले साथ में बैठ जाते हैं और तय करते नहीं हमें 10 रुपये ही लेना है। तो इसके बाद क्या होता है, जनरल लोगों को क्या होता है, समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो गिल्ड इस तरीके से आप समझिए। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा गया। देखिए इन दोनों के सिस्टम यानी यातायात और संचार के साधनों को बेहतर किया गया। तो यातायात और संचार के साधनों को बेहतर करने से न्यूज और कैपिटल और गुड्स, ये तीन चीजें यानी पूंजी, लोग और खबरें, ये तीन चीजें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगी, तेजी से जाने लगी। ये भी इंपॉर्टेंट कार्य था उसने जो किया था। अब हम देखेंगे आखिर कि कैसे कैसे इंपैक्ट डाला गया, इस सिविल कोड ऑफ 1804 का प्रभाव कैसे पड़ा बिजनेसमैन के ऊपर और छोटे छोटे दर्जे के जो उत्पादक जो थे, वहां के प्रोड्यूसर जो थे स्मॉल स्केल के, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उनको फायदा कैसे पड़ा। फायदा उनको हुआ तीन चीजों का फायदा। पहला, यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, सबके लिए एक जैसा कानून, ठीक है, कोई कानून दूसरे लोगों के लिए अंतर नहीं रखता था। दूसरा क्या है, वेट्स और मेजर को स्टैंडर्डाइज किया गया। बच्चों वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, इसका मतलब ये था कि पहले ये स्टैंडर्डाइज शायद नहीं होगा, तभी तो इसे हमने स्टैंडर्डाइज किया। तो पहले वेट्स और मेजरमेंट्स का जो यूनिट होता था उसके मेजरमेंट अलग अलग शहरों में अलग अलग हुआ करता था। समझ आई बात। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे जर्मनी के अंदर, जब हम लोग आगे क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर एक सिटी में एक एलआई जो कपड़ा है, एलआई इज द यूनिट, उसका मेजरमेंट कुछ और है, दूसरे शहर में उसका मेजरमेंट कुछ और है। तो ये सारे समस्याओं को दूर करने के लिए नेपोलियन ने वजन के तरीके को और माप के तरीके को एक जैसा किया उन सारे क्षेत्र में जहां जहां वो शासन कर रहा था। एक कॉमन करेंसी, अलग अलग छोटे छोटे राज्य में अलग अलग करेंसी हो गया उनका। तो देखिए अब आप जब मानो कि अब बिहार में आपका अलग करेंसी हो, यूपी में अलग करेंसी हो, वहां अलग, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग करेंसी, तो ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता था। इसीलिए नेपोलियन ने सारे करेंसीज को खत्म किया और एक करेंसी लाया पूरे क्षेत्र में। तो देखो बच्चों इन तीन चीजों से क्या क्या हुआ, बदलाव आया। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट और कॉमन करेंसी के आने से गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट को बहुत ही आसानी से वो अब एक जगह से दूसरी जगह होने लगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा नेपोलियनिक कोड को तीन हिस्से में। पहला देखा क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए, दूसरा हमने देखे कि टाउन्स में क्या क्या बदलाव आए, और आखिर में हमने देखा कि कैसे इन सारी चीजों का प्रभाव जो है बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को मिला। बच्चों इसके नोट्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गो एंड चेक आवर डिस्क्रिप्शन, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नोट्स के बारे में बताया हुआ है। और आप आगे के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।